सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि हम अपने बेटे नवीन से मिलने चल रहे हैं, तो वहीं अपनी बेटी रवीना को भी बुला लेते हैं क्योंकि अब उसकी बच्ची की भी छुट्टी हो रखी है। तो दोनों बच्चों से वहीं मिलना हो जाएगा। अब दोनों भाई बहन एक ही शहर में रहते हैं, तो फिर क्यों बेटी को इधर बुलाकर परेशान करना। वह भी अपने भाई भाभी से मिल लेगी। सुमित्रा जी ने अपने पति राम किशन जी से कहा तो राम किशन जी बोले, हाँ भाग्यवान, बात तो तुम सही कह रही हो, दोनों बच्चों से वही मिलना हो जाएगा। मैं ज़रा नवीन को फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक है जी, कहते हुए सुमित्रा जी रसोई घर में चली गई और इधर राम किशन जी ने अपने बेटे नवीन को फ़ोन किया तो उधर से तेज़ संगीत के बजने की आवाज़ आ रही थी। कई लोगों के ठहाके की भी आवाज़ आ रही थी। तो राम किशन जी को लगा कि उन्होंने गलत समय पर कॉल कर दिया। बेटा, लगता है कि तुम ज़्यादा व्यस्त हो, बाद में फ़ोन करता हूँ, राम किशन जी ने कहा तो नवीन बोला, हाँ पापा, आज कुछ दोस्त जो शादी में शामिल नहीं हो सके थे, उनको खाने पर बुलाया था। वही पार्टी चल रही है जिसका सरगुल आप सुन रहे होंगे, बाद में बात करते हैं। कहते हुए नवीन ने फ़ोन काट दिया। तभी अंदर आते हुए सुमित्रा जी ने कहा, क्या हुआ जी, क्या कहा। नवीन ने, कुछ नहीं भाग्यवान, लग रहा है वह अपने दोस्तों को अपनी शादी की पार्टी दे रहा है, इसलिए बात नहीं हो पाई। कल बात करते हैं, तुम तो अपने चलने की तैयारी करो, परसों हमें चलना भी है। हाँ जी, वह तो ठीक है, लेकिन पहले बेटे से तो बात हो जाने दो, कहीं हम सारी तैयारी कर ले और बेटे के पास कहीं समय ही ना हो। अरे, लगता है तुम भी पागल पगला गई हो। बेटे के पास हम चल रहे हैं, बेटा हमारे पास नहीं आ रहा, जो उसे समय नहीं मिलेगा। कहते हुए रामकिशन जी ठाके लगाकर हंसने लगे। अगले दिन रविवार था। आज तो नवीन फ्री होगा, यह सोचकर रामकिशन जी ने अपने बेटे नवीन को फिर से फ़ोन लगाया। लेकिन आज भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, पर आज बात करनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए रामकिशन जी हिम्मत करके बोले, नवीन बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कल ही ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम्हारी दादी भी अपनी बेटी महक के साथ वहीं आ रही है, ताकि वह भी हम सबसे वहीं मिल लेगी। यह सुन नवीन तुरंत बोला, पापा, आपने आज फिर गलत समय पर फ़ोन कर दिया। सविता के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। कहकर नवीन ने फ़ोन रखने ही वाला था, तभी राम किशन जी ने कहा, बेटा, आज बताना ज़रूरी था, इसलिए फ़ोन करना पड़ा, क्योंकि हम लोग कल ही निकल रहे हैं। अच्छा पापा, तो क्या आप सभी लोग आ रहे हैं। वह क्या है ना, दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने बेटे के घर से भला हमें क्या दिक्कत हो सकती है। रामकिशन जी ने कहा तो नवीन बोला, आपको दिक्कत नहीं होगी पापा, लेकिन हमें दिक्कत हो जाएगी। नवीन के इस जवाब से तो रामकिशन जी हैरान रह गई। बगल में खड़ी सुमित्रा जी भी सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि अभी वह अपनी बेटी को क्या बताएगी और कैसे बताएंगे कि नवीन ने आने से मना कर दिया है। शादी के पहले तक तो नवीन ऐसा नहीं था, शादी के बाद क्या हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही उसको पराया लगता है। बेटी की बातों से आहत रामकिशन जी ने रात का खाना भी नहीं खाया और चुपचाप सो गए। पर इधर सुमित्रा जी सोचती रही कि कल उन्हें अपने बेटे को बताना होगा कि वे लोग मुंबई नहीं जा रहे हैं, इसलिए वह भी अपने भाई के घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते। लेकिन इसका कारण क्या बताएंगे, यह सोच सोच कर ही सुमित्रा जी का दिल बैठा जा रहा था। अगले दिन सुबह रामकिशन जी सोकर उठे थे कि तभी नवीन का फ़ोन आ गया। तो कपकपाता हाथों से रामकिशन जी ने फ़ोन उठाया। सॉरी पापा, कल मैंने सविता से बिना डिस्कस किए आपको कह दिया था कि दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब मैंने रात में सविता से पूछा, बात की, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है आपके आने से, इसलिए आप लोग ज़रूर आए। अपने आने में कोई फेर बदल मत कीजिए। बेटे की बात सुनकर रामकिशन जी चुप्पी रही। तभी सुमित्रा जी ने फ़ोन लेते हुए कहा, हाँ बेटा, हम लोग अवश्य आ रहे हैं। कहकर सुमित्रा जी ने फ़ोन रख दिया और रामकिशन जी को झकझोरते हुए बोली, देखो जी, मैं कह रही थी ना कि हमारी बहू बहुत संस्कारी है, वह सब संभाल लेगी। रामकिशन जी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत किसको थी, लेकिन यह ज़रूर समझ थे कि बच्चों को दी गई परवरिश में ज़रूर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, इसलिए तो बेटा अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता। खैर जो भी था, अब वे दोनों पति पत्नी अपने बेटे बहू के पास जाने की तैयारी में
लग गई और अपनी बेटी रवीना को भी फ़ोन करके बता दिया कि वह लोग अभी निकल रहे हैं, तुम भी अब आने की तैयारी कर लो। ट्रेन में बैठते ही रामकिशन जी ने अपने बेटे के पास फ़ोन किया कि वह लोग कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो बेटे ने भी हमें भरते हुए कहा, पिताजी ठीक है, लेकिन अगर मुझे थोड़ी देर हो भी जाए तो आप लोग स्टेशन पर ही रुक जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह 6 बजे स्टेशन पर उतरते ही रामकिशन जी ने अपने बेटे के पास फ़ोन मिलाया, पर नवीन ने फ़ोन नहीं उठाया। तो चिंतित होते हुए सुमित्रा जी ने से पूछा, सुमित्रा अब क्या किया जाए, नवीन तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं जी, एक बार फिर कॉल कीजिए, वो नहीं तो बहू ज़रूर फ़ोन उठाएगी। सुमित्रा जी को नवीन से ज़्यादा बहू बहू पर विश्वास था। यह देखकर रामकिशन जी भी खुश थे कि माँ को अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बहू पर विश्वास है। तो इससे बड़ी बात आज के रिश्तों के बदलते दौर में और क्या हो सकती है। सोचते हुए रामकिशन जी ने बेटे को फिर से कॉल किया, तो इस बार बेटे ने ही फ़ोन उठा लिया। उसके उत्तर से लग रहा था कि अभी तक वह नींद से जगा नहीं है। उसने कहा, कौन मैं कौन मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। बेटा, हम लोग मुंबई स्टेशन पर आ गए हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है पिताजी, आप लोग वहाँ से निकलकर गेट की तरफ आ जाइए, तब तक मैं आता हूँ। यह सुन रामकिशन जी भी खुश हो गए कि नवीन उन्हें लेने आ रहा है। इसके पहले नवीन जहाँ भी रहता, चाहे पढ़ाई के समय या नौकरी के समय, वह ट्रेन के आने से पहले ही उन्हें लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर आ जाता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ, खासकर शादी के बाद, कि वह उन्हें रिसीव करने के लिए ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं था। इस बार हो सकता है कि काम के अधिकता के कारण रात को देर तक जागना पड़ा हो, इसलिए बेटा नहीं पहुंचा होगा। सोचते हुए दोनों पति पत्नी स्टेशन से बाहर आ गए और वेटिंग रूम में बैठकर नवीन के आने का इंतजार करने लगे। तभी थोड़ी देर बाद नवीन का फ़ोन आया। आप कहाँ हैं पिताजी? बेटा, बुकिंग काउंटर के सामने हॉल में इंतजार कर रहे हैं। नवीन ने फिर पूछा, किस हॉल में वेट कर रहे हैं? तो रामकिशन जी कुछ बोलते उससे पहले फ़ोन कट गया। वह दोबारा फ़ोन लगाने ही वाले थे कि तभी नवीन उन्हें ढूंढता हुआ वहां तक आ गया। रामकिशन जी ने बेटे की तरफ देखा तो वह गुस्से में लाल हो रहा था। उसने एक टैक्सी की और उन दोनों को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसने पापा मम्मी को प्रणाम करने के बाद कुछ समाचार नहीं पूछा। पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। सुमित्रा जी समझ नहीं पा रही थी कि इतनी अधिक बात करने वाले बेटे को आज आखिर हो क्या गया है। खैर, कुछ समय बाद नवीन रामकिशन जी वह सुमित्रा जी को लेकर अपने फ्लैट पर पहुंच गया और उन्हें लिविंग रूम में छोड़कर स्वयं बेडरूम में चला गया। वहां बहू अभी सोई हुई थी। वह हड़बड़ा कर उठी और तुरंत बाहर लिविंग रूम में आकर उसने रामकिशन जी और सुमित्रा जी के पाँव छुए और वापस चली गई। तभी नवीन ने बाहर आते हुए कहा, पापा, उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला कि क्या स्टेशन पर आपसे झगड़ा करूंगा, लेकिन आपको कितनी बार फ़ोन किया, आपको फ़ोन तो रिसीव करना चाहिए। मैं इतनी सवेरे उठकर आपको लेने स्टेशन गया और आप है कि कोई नहीं रिसीव करते। आप भी अजीब हो गई हो। नवीन का व्यवहार देखकर रामकिशन जी हद पर भद थे। उन्होंने शिवम को दोषी मानते हुए कहा, सॉरी बेटा, थोड़ा इस उम्र में श्रवण दोष और स्टेशन पर शोरगुल के कारण फ़ोन रिसीव नहीं कर सका। नवीन की आवाज़ तेज़ होते जा रही थी। आप जानते हैं पापा, ऑफिस का काम निपटाने के लिए रात देर तक जगने के बाद भी सुबह जल्दी उठकर मैं आपको लेने गया और आप इतने लापरवाह है कि फ़ोन भी नहीं उठाते। बाहर खड़ी नवीन की बहन रवीना और उसकी बेटी महक यह सब सुनकर अवाक रह गई। रामकिशन जी भी अपना सर झुकाए चुपचाप नवीन की बातें सुन रहे थे, ताकि नवीन को लगे कि उसकी बातें और आरोप उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यह ज़रूरी भी था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि नई नई बहू के सामने कोई भी तमाशा हो। लेकिन नवीन ने अपने माता पिता पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी सविता के सामने बैठे और बाप के रिश्तों की कलाई ज़रूर खोल दी थी। जिस माता पिता को बेटा
ही सामान नहीं देता, उसे बहू क्या सामान देगी। सुमित्रा जी ने देखा कि उनकी बहू भी कमरे में पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी। तभी अचानक डोर बेल बजी। लगता है रवीना आ गई, सोचते हुए सुमित्रा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बेटी और नाती को देखकर बहुत खुश हो गई। रवीना ने भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली है। वह भी खुशी खुशी घर के अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद सविता ने चाय बनाकर उन तीनों को बाहर हॉल में ही दे दी और जल्दी जल्दी तैयार होकर एक साथ दोनों पति पत्नी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। जाते समय नवीन ने कह दिया कि माँ और दीदी आप लोग खाना खा लीजिए, मेड खाना बनाकर जाएगी। सविता ने उसे जरूरी निर्देश दे दिए हैं। बोलते हुए वह घर से बाहर निकल गया। पूरे पूरे दिन भर रामकिशन जी वह सुमित्रा जी अपने बेटे की कही बातें भूलकर बेटे को नाती के साथ खुशी खुशी दिन बिताया। शाम को जब सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे तो नवीन ने अपनी भांजी महक से कहा, देखो महक, खाना चबा चबा कर खाया करो, ज़्यादा देर तक चबा चबा कर खाने से गुस्सा भी कम आता है। इतने में महक बोल उठी, मामू मुझे लगता है इस शिक्षा की ज़रूरत तो आपको ज़्यादा है। आपसे आपने सवेरे सवेरे नाना जी के साथ ठीक से बिहेव नहीं किया। लर्न टू बिहेव योर सेल्फ देन टीच अदर्स, कहकर वह बिना खाए ही वहाँ से उठकर गई। तभी रवीना ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, महक, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। मम्मा, पहले बड़ों को समझाऊं फिर मुझे बताना। कहते हुए महक तेजी से अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। भैया ने अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, रवीना ने नवीन की तरफ देखते हुए कहा तो नवीन कुछ नहीं बोला और चुपचाप उठकर बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया। कल रात के बाद आज सुबह से ही वातावरण तनावग्रस्त था। सविता ने रामकिशन जी को चाय लाकर दे दी। रात में उसके और नवीन के बीच क्या हुआ किसी को कुछ नहीं मालूम था, परंतु कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी प्रतिच्छाया उन दोनों के चेहरे पर सुबह भी देख रही थी। सविता नवीन को भी चाय देकर चली गई, लेकिन नवीन ने आज चाय नहीं पी, चाहे वैसे की वैसे ही रखी रही। थोड़ी देर बाद सविता बाथरूम से निकलने के बाद तेज स्पीड से तैयार हुई और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई तो नवीन ने ही किचन से नाश्ता लाकर समता के सामने टेबल पर रख दिया। बेटे को बहू के लिए नाश्ता लाकर टेबल पर रखना रामकिशन जी को कुछ अजीब लग रहा था। वह कुछ कहते उससे पहले ही सुमित्रा जी ने उन्हें इशारों में चुपी रहने के लिए कहा। सविता नाश्ता करने के बाद चुपचाप अपने ऑफिस के लिए निकल गई। नवीन भी ठीक उसके पीछे पीछे निकल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नवीन वापस लौट आया। उसके चेहरे पर तक के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वह आते ही शुरू हो गया, देखिए पापा, आप लोगों को सुनने में तो कुछ अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इतना शोरगुल वाला मोहल्ला मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है। टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, दीदी और महक का जोर जोर से आपस में बोलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रवीना की आंखों में भी आंसू आ गई। वह रोते हुए बोली, भैया, अगर मेरे व्यवहार से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी बच्ची थोड़ी लाउड बोलती है, मैं भी उससे बातें करती हूँ या डांट हूँ तो वह थोड़ी लाउड हो जाती है। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। रामकिशन जी पूजा पाठ कर रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। वह पूजा के बीच में ही उठ गए। उनकी आदत हमेशा सुनने की ही रही है। वे दूसरे की बातें पहले अच्छी तरह सुनते हैं, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं ताकि विरोध और विवाद शांत हो जाए। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाए तो इस तरह से फट पड़ते हैं जैसे भूचाल आ गया हो। आज भी वह भर गए। देखो नवीन, जब से हम लोग आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम में सहज हो गए हो, किसी को कुछ भी बोल देते हो। अगर मुझसे कुछ कहोगे तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर अपनी माँ और बहन की इज्जत नहीं
करोगे तो मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी मेरे कहने से यहाँ आई है, उसके दिल को दुखाने वाली कोई भी बात कहना मुझे मेरा अपमान लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद ही यहाँ तक पहुँच गए हो? तुम्हें बताने में और यहाँ तक पहुँचाने में परिवार के हर सदस्य का योगदान है। और फिर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी ऊंचाई तक पहुँच जाए, वह अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देता है, और जो ज़मीन छोड़ देते हैं वह आधारहीन हो जाते हैं। कहते कहते रामकिशन जी हंसने लगे। पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया। उनका ऐसा रूप नवीन ने भी पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने थोड़ी सांस लेने के बाद आगे कहना जारी रखा। नवीन मैंने अपने बड़े भाई की पिता की तरह देखभाल की है। तुम भी जानते हो, मेरे पिताजी जब मैं छोटा था उसी समय गुजर गए थे। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने अपने बड़े भाई को ही पिता के समान पाया है। तुम्हारी दादी मरते दम तक मेरे पास ही रही, यह तो तुमने भी देखा होगा। मैंने अपने मेरे भाई की पत्नी जो ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त थी, अपने 2 कमरे वाले छोटे से क्वार्टर में रहकर 4 महीने तक उसका इलाज करवाया। और तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, बहन और भांजी 10 दिन के लिए यहाँ आए हैं, वही भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तू यह सब अपनी नई पत्नी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस और रुतबा दिखाने के लिए कर रहे हो, और शायद उसे प्रभावित करने के लिए भी। लेकिन इससे तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा नहीं, बल्कि उसकी नज़रों में और भी गिर जाएगा। वह अभी यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हें मैं यह हिदायत दे रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को अपनी पत्नी के सामने मेरे द्वारा अपमानित हुआ ना समझो। पिता की बात सुनकर नवीन हक लाते हुए बोला, आप लोग जो भी कहे, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वह मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। इतना कहकर नवीन बिना किसी का कुछ कहे सुने अपने कमरे में जाकर सो गया। आज वह ड्यूटी पर भी नहीं गया और खाना भी नहीं खाया। शाम के करीब 4 बजे नवीन खुद ही उठा। उसने बाथरूम में काफ़ी देर तक स्नान किया, जैसे अपने शरीर पर आए हुए गुस्से की परत को धोकर प्रचलित कर देना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद रामकिशन जी ने उसे नीचे जाते हुए देखा। उसने अपनी बाइक निकाली और बाहर निकल पड़ा। कभी कभी तनाव में लोग लंबी ड्राइव के लिए निकल जाते हैं ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए। रामकिशन जी या सुमित्रा जी से उसने कोई बातचीत नहीं की। वह तो बस एक तरफ से अपरिचित स्थिति बने हुए थे जो दिनों को गिन गिन कर निकाल रहे थे। रात के करीब 8 बजे नवीन और सविता दोनों के घर में प्रवेश किया। नवीन के हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था, साथ में एक पॉलीथीन बैग भी। आते ही वह डब्बा उसने महक के हाथों में थमा दिया, पॉलीथीन का पैकेट अपनी माँ के हाथों में दे दिया और अपने पिताजी के पास बैठते हुए बोला, आज तुम्हारा सुबह के बिहेव के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पापा कहते कहते उसका गला भर आया। उसने रामकिशन जी का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा पिताजी, जब मैं तनाव में रहता था तो आप मेरे बाल सहलाया करते थे, क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाए जाएंगे? यह सुन रामकिशन जी की आंखों में भी आंसू छलक आए। तभी नवीन ने कहा, पापा, आज सुबह आपने मुझे जो कुछ भी सुनाया वह मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन माँ, तुमने मुझे क्यों नहीं डांटा? तुम बचपन में मुझे डांट देती थी तो मेरे सारे गलत काम सही हो जाते थे। उसने देखा कि सारे लोग चुप है। उसने फिर कहना जारी रखा, और दीदी, तुम मेरे कहने पर सिर्फ ठेस बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मेरी गलतियों पर कितना डांट थी, बोलती थी कि माँ से शिकायत कर दूंगी। हालांकि माँ से कभी तुमने मेरी शिकायत नहीं की, लेकिन तुम्हारी इस तरह की धमकी से मैं सीधा होकर रास्ते पर आ जाता था। आज तुमने भी मुझे बदला हुआ समझ लिया, थोड़ा सा भी नहीं डांटा और खुद रोने लगी। आज अगर पापा नहीं डांटते तो मुझे कोई डांटने वाला ही नहीं था। इससे क्या मैं इतना बड़ा हो गया कि तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकते? कहते हुए नवीन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी पीछे से किसी ने उसकी शर्ट खींची। नवीन ने पीछे मुड़कर देखा तो महक रो रही थी। आई एम सॉरी मामू, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कल रात को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो नवीन ने उसे अपने गले से लगा लिया
कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी छोटे भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तभी नवीन ने फिर से कहा, माँ, माँ पापा, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊँ लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा छोटा ही रहूँगा। मेरी गलती पर आप लोग मुझे बेझिझक डांट लगा सकते हैं। नवीन बोल ही रहा था तभी दरवाजे की बेल बजी तो सविता ने जाकर दरवाज़ा खोला तो आदमी एक बड़ा सा कार्टून लेकर अंदर आई। इसमें क्या है बेटा? सुमित्रा जी ने कहा तो सविता बोली, माँ जी, इसमें एसी है, रात को आप लोगों को भी गर्मी लगती होगी इसलिए एक एसी और ख़रीद लिया। अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो 5-10 दिन रहेंगे। क्यों 10 दिन के लिए इतने पैसे बर्बाद किए हैं? नहीं माँ जी, 10 दिन नहीं, अब आप हमेशा ही हमारे साथ रहोगे। जब आपके बेटे बहू यहाँ पर है तो आप लोग गांव में क्या करोगे? सुमित्रा जी कुछ कहती उससे पहले ही नवीन ने कहा, नहीं माँ, अब कुछ और नहीं, आज से आप लोग हमारे साथ ही रहोगे और दीदी तुम भी अब महक की छुट्टियाँ हमारे पास ही बिताओगी। भाई के मुँह से यह सुन रवीना की आंखों में भी खुशी से आंसू झलक आई। इधर रामकिशन जी और सुमित्रा जी भी अपने बेटे के बदलते हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आज सबके मन के गिले शिकवे दूर हो चुके थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।